चलिए शुरू करें। आज 4th यूनिट है। हाँ, मैंने आपके ग्रुप पे कुछ डेटा भेजा था उससे जुड़ा संबंधित। हाँ, बहुत सही डेटा है वो तो। वर्णनात्मक सांख्यिकी, ओके, आधारभूत संप्रत्यय, तो ये सांख्यिकी दूसरा का। टॉपिक है, यानी पहला टॉपिक सांख्यिकी है। हाँ, पहला सांख्यिकी का अर्थ है, स्वरूप है और उसका अनुप्रयोग है। ठीक है, सब रेडी हैं? देखिए, मानव जीवन, आज का जो वर्तमान जीवन है उसमें हम लोग कुछ संख्याओं का, डेटा का यूज करते रहते हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सांख्यिकी का जो शाब्दिक अर्थ है वह है संख्याओं का शास्त्र। लिख लीजिए इसको। सांख्यिकी का जो शाब्दिक अर्थ है संख्याओं का शास्त्र है, अर्थात संख्या और आंकड़ों के अध्ययन का शास्त्र। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का उपयोग लगभग 1800 शताब्दी में शुरू हुआ था। तब राजा लोग राज्य के कर्मचारी और अपनी जनसंख्या, उनके वेतन इत्यादि के लिए सांख्यिकी का उपयोग करते थे। लिख लीजिए जो भी मैं बोल रहा हूँ। परंतु अनुसंधान सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक तथ्यों में प्रयोग की जाने वाली विधियों से है। तो सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक तथ्यों में प्रयोग की जाने वाली विधियों से है। का स्वरूप क्या है? सांख्यिकी का स्वरूप, स्ट्रक्चर ऑफ सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी तथ्यों का एकत्रीकरण है, कलेक्शंस ऑफ फैक्टर्स। सांख्यिकी तथ्यों का एकत्रीकरण है। सांख्यिकी बहुत हद तक कई कारणों से प्रभावित होती है। सांख्यिकी संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती है। सांख्यिकी से एक दूसरे के मध्य का संबंध पता रखा जा सकता है और आपसी संबंध बनाए रखा जा सकता है। फिर है सांख्यिकी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग से मतलब है इसको कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं और क्या फायदे हैं। ये दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो अनुप्रयोग कहलाती हैं। तो क्या क्या अनुप्रयोग है? यह एक वैज्ञानिक विधि है, यानी विज्ञान के लिए अनुप्रयोग की जाती है। भविष्यवाणी की योग्यता होती है। परीक्षण की वैधता तथा विश्वसनीयता का निर्धारण करती है। थर्ड बोलूं दोबारा, परीक्षण की वैधता तथा विश्वसनीयता का निर्धारण करती है। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाती है। नंबर 5, अनुसंधान में सहायक है। कहाँ कहाँ उपयोग होता है? व्यापार में, चिकित्सा में, जीव विज्ञान में, गणित में,
अर्थशास्त्र में और बैंकिंग में, व्यापार, चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र और बैंकिंग में मुख्य उपयोग होता है। क्लियर हो गया? बच्चे क्या उसमें जो शब्द यूज किए गए उनको देख के डर जाते हैं, हिंदी के शब्द बहुत टेढ़े टेढ़े हैं। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है, दिव्या जी आपकी, आप कुछ बोल तो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मापन का स्वरूप तथा मापन की मापनिया या स्तर। अच्छा, स्तरीय मापनिया, देखिए ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्केल या स्केलिंग। अब तुम अभी लिखना मत, समझ लो स्केलिंग क्या होती है। तेल भरवाते हो ना अपनी कार में, स्कूटी में, बाइक में, मीटर को 0 कर देता है और 0 से फिर मीटर शुरू करता है। किसी की लंबाई नापनी हो, कितने फीट या सेंटीमीटर है, कोई किलोमीटर नापने हो, ये सब मापनिया है। मेजरमेंट्स के जो टेक्निक है उनको मापनिया बोलते हैं और इनको स्केल किया जाता है, लेवल, स्तर। तो कैसे इसको लिखेंगे? वस्तुओं व घटनाओं को तर्क संगत रूप में मान्य नियमों के अनुसार निरूपण को माप कहा जाता है। वस्तुओं व घटनाओं को तर्क संगत रूप में मान्य नियमों के अनुसार संख्या निरूपण को माप कहा जाता है। मापन का अर्थ है किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिणाम या मात्रा का पता लगाना। फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। मापन का अर्थ है किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिणाम या मात्रा का पता लगाना। सामाजिक विज्ञानों में मापन का अधिक उपयोग किया जाता है। सामाजिक विज्ञानों में मापन का अधिक उपयोग किया जाता है। आंकड़ों में विशेषता का विश्लेषण करने के लिए मापन व मापन यंत्रों या विधियों का उपयोग करते हैं। आंकड़ों में विशेषता बताने या विश्लेषण करने के लिए मापन व मापन यंत्रों का या विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें सब टॉपिक है मापन के स्तर या मापन की मापनियां। लिखिए, सामान्य रूप से मापनियों का उपयोग अनुसंधान में किया जाता है। किसी मापन उपकरण द्वारा मापने की विधि को मापनी स्तर या विधियां कहते हैं। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल। सामान्य रूप से मापनियों का उपयोग अनुसंधानों में किया जाता है। किसी मापन उपकरण द्वारा मापने की जो विधियां हैं उनको मापनी स्तर या मापनीय विधियां कहते हैं। इनके मुख्यतः 4 स्तर हैं। ये स्तर निम्नलिखित हैं। पहला है नामीय या नामित मापनी। नामीय, नाम, मापे बड़ी की मात्रा और या नामीय या नामित मापनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉमिनल स्केल, NOMINAL, नॉमिनल स्केल। मापन के इस स्तर में शब्द, अक्षर, अल्फा या न्यूमेरिक का यूज किया जाता है। मापन के इस स्तर में शब्द, अक्षर, अल्फा
और न्यूमेरिक का यूज करते हैं। इस प्रकार की मापनी में अंकों का उपयोग वर्ग या ग्रुप को बतलाने के लिए किया जाता है। लिख लिया? जैसे उदाहरण के तौर पे 200 व्यक्तियों के समूह को अलग अलग करना है, और ये अलग अलग करना, विभाजित करना गुणों के आधार पे करना है। तो उनमें से 150 स्त्री और अगर 50 पुरुष लिए जाएंगे तो ये है नामित मापनी का स्तर होगा। नंबर 2 है क्रम सूचक मापनी। तो क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल स्केल, ORDINAL स्केल, ऑर्डिनल स्केल। इसमें रैंक को प्रदर्शित करते हैं। सुनते हैं ना एग्जाम में तेरी क्या रैंक आई, इसमें रैंक को प्रदर्शित करते हैं। इस मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं और प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्थित करने के बाद उन्हें रैंक प्रदान की जाती है। हो गया सबका? आगे चले। नंबर 3 है अंतराल मापनी या स्तर। क्या है? इंटरवल स्केल, INTERVAL इंटरवल स्केल। इस मापनी के अंतर्गत किन्हीं दो वर्गों, व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक अंतर की दूरी समान होती है, जैसे 5 और 10 का अंतर और 10 से 15 का अंतर, इन दोनों में दूरियां समान। लिख लिया सबने? नंबर 4 है अनुपात मापनी स्तर या रेशियो मापनी स्केल, RATIO रेशियो स्केल। इसमें ऊपर बताए गए तीनों स्तरों की विशेषताएं होती हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें एक वास्तविक जीरो होता है, जैसे मीटर, किलोमीटर। इनके द्वारा हमें दो स्थानों में या विशेषताओं में या इनके मध्य दूरी का अनुमान लगाया जाता है। हो गया? अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की नहीं, प्रदत्तों का रेखा चित्रण प्रस्तुतिकरण। प्रदत्त आप पढ़ चुके हो, डेटा को कहते हैं, और रेखा चित्रण कहते हैं ग्राफ को। आपने कभी एग्जाम में ग्राफ बनाए होंगे ना, पेज पे और लाइन खींच के
ब्लू या रेड कलर के छोटे छोटे स्क्वायर आते हैं उसमें। तो उस ग्राफ की ये बात कर रहे हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं रेखा चित्र, रेखा चित्रण। तो इसमें दो प्रकार के ग्राफ की बात की गई है। कौन से? आवर्ती बहुभुज और स्तंभाकृति। तो ये आपका न्यूमेरिकल आ सकता है कि वो एक डेटा दे देगा, उसका आप दो तरह से ग्राफ या रेखा चित्र बनाइए, या तो दे देगा स्तंभाकृति बनाए या आवर्ती बहुभुज बनाए। इसमें कुछ डेटा भी होता है समझने के लिए, जो आप समझने के लिए लिख लो। इमेज मैंने उसकी भेज दी है, कल आपको व्हाट्सएप पे मिल गई होंगी, उससे देख के समझ सकते ये कैसे बनते हैं। देखिए, रेखा चित्र की सहायता से आंकड़ों के विश्लेषण व उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेखा चित्र की सहायता आंकड़ों के विश्लेषण व उन्हें प्रस्तुत करने के लिए ली जाती है। डेटा को प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकी डेटा को स्पष्ट और अच्छे से सजीव बनाने के लिए अध्ययन करता रेखा चित्र को अपनाता है या उपयोग करता है। इसमें सिलेबस में क्या दिए गए हैं? आवर्ती बहुभुज दिया गया है। क्या बोलते हैं आवर्ती बहुभुज को? फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, FREQUENCY POLYGRAM, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। देखिए, आवर्ती बहुभुज का अर्थ विभिन्न कोण वाली आकृति से है। इसका अर्थ उन रेखा चित्रों से है जिसमें भुजाएं होती हैं। यह वर्गांतरों के मध्य बिंदु पर नापता है, या यह वर्गांतरों के मध्य बिंदु पर बनता है और उनको मेजर भी करता है। एक्स एक्सिस पर वर्गांतर और वाई एक्सिस पर आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसियों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। एक्स पर वर्गांतरों को और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे दे देगा वो? एक तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी होंगी, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे। और दूसरी तरफ उसका क्या होगा? वर्गांतर होंगे 1 2 3 4। तो एक साइड आप 1 2 3 4 लिखेंगे और एक साइड आप 0 से 10, 10 से 20 तो लिखेंगे, और उनके मिड पॉइंट को, जहां भी वो पॉइंट आएंगे उनको मिला देंगे आपस में। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाए। दूसरा होता है स्तंभाकृति। इसका अर्थ है, इसका अर्थ उस ग्राफ से है जिसमें आवर्तियों को खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको बनाते समय एक्स एक्सिस पर वर्गांतरों को यानी सीआई को, सीआई क्या होते हैं? क्लास इंटरवल, T.I, क्लास इंटरवल को रखते हैं तथा वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। तो पेज भेजे हुए, तो इसका भी मैंने भेजा हुआ है रेखा चित्रांकन का।
अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? नेक्स्ट टॉपिक है प्रस्तुतिकरण हो गया आवृत्ति, बहुभुज तथा स्तंभाकृति। ये तो बता दिया मैंने अभी। अच्छा, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक की गणना। अच्छा, मीन, मीडियन, मोड, ये न्यूमेरिकल बेस है। तो चलो, इसके बारे में भी कुछ डेटा होता है समझने के लिए। ऐसे तो न्यूमेरिकल आएगा सीधा। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसको कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ है उन माप या आंकड़ों से जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। अब आप निकालते ना, इसमें भाई कौन सा शब्द मुख्य है, आपने कभी पहले पढ़ा होगा। तो जो शब्द सबसे ज्यादा बार आता है, तो जो अंक इसमें सबसे ज्यादा बार आता है किसी चीज में, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। साधारणतः इसका अर्थ औसत से है। औसत कई प्रकार के होते हैं, जैसे मध्यमान, मीन, मध्यांक, मीडियन, बहुलक और मोड। जो ये तीनों दिए हैं, ये आपके औसत निकालने की टेक्निक। नंबर 1 पे क्या आती है? मध्यमान, इसको बोलते हैं मीन, MEEN, या समांतर माध्य भी बोलते हैं। देखिए, इनकी भी 3 विधियां होती हैं। प्रत्यक्ष सीरीज यानी डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। 3 सीरीज होती हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, डायरेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। डायरेक्ट को बोलते हैं असतत सीरीज और कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं सतत श्रेणी। इन सबके फॉर्मूले अलग होते हैं, निकालने की टेक्निक अलग होती है। और आपको न्यूमेरिकल आएगा क्या लिख के? इस सवाल का, दिए गए आंकड़ों का मीन या माध्यमान ज्ञात कीजिए। कोई एक नाम लिख देगा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा या इंडिविजुअल विधि के द्वारा या डायरेक्ट या कॉन्टिन्यूअस विधि के द्वारा, ये ज्ञात करने को बोल देते। ये जो मीन, मीडियन, मोड है ना, ये 3 ही टेक्निक इनकी यूज होंगी हमेशा। जो ये मैंने लिखवाई आगे तक, यही इन तीनों की 3 टेक्निक होती है। और एक होती है, बहुत रेयर पूछता है कई बार, शॉर्टकट मेथड, संक्षिप्त विधि। इसको क्या बोलते हैं? कई बार पूछता है और बड़ी ज्यादा बार पूछता है, कल्पित माध्य है। यानी आपको अपने आप को मीन ढूंढ लेना है सवाल में, उससे हल करना शुरू करना है। इसको लघु विधि भी कहा जाता है। इसमें दी गई श्रेणी में से किसी एक को खुद ही मध्यमान मान लेते हैं और उसको ए कहते हैं। तो ये इनकी विधियां हैं निकालने की। मैंने आपको भेजी हुई होंगी। आप जब क्वेश्चंस खोलेंगे तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? जैसे आपको मैं कुछ नंबर बोलता हूँ, 5, 10, 15, तो ये 3 अंक हैं और इनका टोटल का योग अलग होगा। तो टोटल का योग क्या होगा इनका? 30। और इसको कितनी संख्या है? टोटल 3 है। तो 3 से भाग दे देंगे 30 को, तो आएगा 10। तो 10 क्या हो गया? ये इसका मीन हो गया। तो ये कौन सी टेक्निक यूज की हमने? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। क्या सूत्र होता है डायरेक्ट मेथड का? एक्स, ऊपर एक डैश लगा दो कोने पे एस के, एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एन। यानी ऊपर क्या लिखेंगे?
एक्स का क्या मतलब है? राशियों का योग बाई राशियों की संख्या। फिर ये तो बहुत कम पूछेगा, बहुत इजी है, इतना तो पूछने नहीं वाला वो 20 नंबर में। तो क्या पूछ सकता है? डायरेक्ट और कंटिन्यूअस सीरीज पूछ लेगा। तो डायरेक्ट और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करते, कैसे देगा सवाल? एक तरफ लिखेगा एक्स, आगे लिखेगा एफ, ये दो चीजें होंगी। उदाहरण के तौर पे यदि एक्स दे रखा हो 5, 6, 7, 8, आप लिखो, इसको करते करते ही समझ में आ जाए। एक्स इक्वल टू 5, 6, 7, 8 और एफ इक्वल टू 3, 2, 3, 2। अगर ऐसे दे रखा हो तो आप पहले इसकी एक सारणी बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे एक्स, अगले कॉलम में लिखेंगे एफ। इनको लिखो कॉलम बना के। लिख लिया। अब थर्ड कॉलम में हमें अपनी तरफ से बनाना होगा एग्जाम में, जिसको बोलते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या होगा? एक्स और एफ की गुणा, इन तीनों की गुणा करके लिखो एफ एक्स के कॉलम। जब लिख लोगे क्या आएगी? 15, 12, 21, 16। फिर इनका योग नीचे कर दो सबका। तो जो साइन यूज होता है ना सम्स के लिए, ई जैसा साइन यूज होता है। सम्स के लिए ई जैसा साइन यूज होता है। ई एफ एक्स का टोटल क्या आएगा? टोटल करो, 64 आना चाहिए। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? एक्स, एक्स के ऊपर डैश होगी, ई एफ एक्स अपॉन एन। तो क्या होगा? एन क्या है? आवृत्तियां। एन किसको बोलते हैं? एफ के जोड़ को एन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा ना, उसको बोलते हैं एन। तो ई एफ एक्स से अपॉन एन, फॉर्मूला लगाओ। क्या आया? 6.4। एफ का टोटल तो 10 आना चाहिए, और 64 ई एफ एक्स का होना चाहिए। तो 64 को 10 से डिवाइड करना है। ये मैंने तुम्हें बेसिक्स बता दिया, इसी के फॉर्मूले पे आगे सब चीजें निकलेंगी। वो आपको डिटेल भेजी हुई है, आप उसको समझ समझ के एक बार अपनी नोटबुक पे उतार लेना, तो आपको आगे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आ जाएगा। उसमें मैंने वो हाथ से बना के आपको दिए हैं। बुक्स में उस तरह नहीं लिखा होता, बुक्स में डायरेक्ट लिखा होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो जो मैंने हाथ से दिए हैं उसमें लिखा हुआ है जगह जगह कहाँ से क्या स्टेप लेने। ठीक है। अब नंबर 2 पे क्या आता है आपका? मध्यमान या मध्य, या इसको बोलते हैं मीडियन, इसको लिखते हैं एम। मध्यांक का अर्थ है उस बिंदु या अंक से जो क्रम में व्यवस्थित अंकों को दो भागों में बांट देता है। मध्यमान का अर्थ उस बिंदु या अंक से है जो क्रम में व्यवस्थित अंकों को दो भागों में बांट देता है। उदाहरण के लिए लिखो, मैं कुछ नंबर बोल रहा हूँ, कोमा लगा के लिखो। 2, फिर 2, 4, 5, 6, 8, 12।
इस तरह से एक श्रृंखला दे देगा एग्जाम में कुछ अंकों की। इस श्रृंखला के मध्य का अंक क्या है इसमें जरा चेक करो, बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 5 आ रहा है। हाँ, तो 5 इसका मध्यांक होगा। इसकी भी 3 सीरीज होती हैं जो मैंने बताई हैं पहले आपको, इंडिविजुअल, डायरेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस का क्या सूत्र होता है? ये तो डायरेक्ट मेथड था। इंडिविजुअल ये इतना हल्का सवाल तो देगा नहीं वो। m इक्वल टू n+1/2। अब मैं कुछ नंबर बोलता हूं, उनको जरा हल करो, कोमा लगा के लिखना सब। 60, 61, 61, 62, 62 रिपीट हो रहे हैं। 63, 63, 63, 64, 64, 64, 65, 65, 66 लिख लिए। अब फॉर्मूला लगाओ। n किसको बोलेंगे? टोटल जो नंबर है, कितने नंबर दिए? टोटल नंबर कितने हैं? 16। कितने? 15। कितने? 15 है ना? 14 आ रहे 14 14 है। कोई एक अंक और लिख लो, कोई सा भी। 16 कर लो तो समझने में आसान। 15 कर लो, सॉरी। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है? n+1। 15 + 1 अपॉन क्या होगा? 2। जोड़ो उसको, कितना हुआ? 8 आया ना? तो ये जो ऊपर नंबर बोले इसमें जो 8वां अंक होगा वो मीडियन होगा। 8वां अंक क्या है? 63। हाँ, तो मीडियन कहलाता है। बहुत बार नंबर ऐसा आ जाएगा जैसे 15 को 2 से भाग करनी हो, तब क्या करोगे? तब तो पॉइंटों में आएगा 7.5। तब क्या करोगे आप? ये बताओ। तब सूत्र बदलेगा। अभी मैं कुछ सीरीज बोलता हूं, आप लिखो। 61, 62, 60, फिर 62, 63, 61, 63, 64, 64, 60, 65, 63, 64, 65, 66, 64, 66। मनोज जी कैसे मुस्कुरा रहे हो? कोई गलती हो रही है क्या पढ़ाने में? सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई थी। आप लोग लिख लिया? नोट कर लेता हूँ। क्या बात है, लिख लिए लिख लिया। 16 नंबर है सर ये। शिवानी जी कई बार सोच रही थी मैं माइक खोल के सर सर बहुत तेज हो गया। फिर वो वापस आ गई, इसलिए मुस्कुराया था। कितने नंबर हो गए? 16। हाँ, तो 16 नंबर बनाओ इनको, कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से। तो 16 थे ऑलरेडी। फॉर्मूला क्या है? n+1/2। फॉर्मूला लगाओ। एक बार करके देख लोगे ना तो मेमोरी में आ जाएगा तुम्हारी। थोड़ा टाइम लगेगा आज, इसको बहुत बड़ा यूनिट है ये। 7 इसमें सब टॉपिक है, तो जरा नाचते वास्ते को जरा डिले समझ के बैठना। मैं बैठ गया तो इसको पूरा करूंगा। फॉर्मूला क्या लग के क्या है आंसर? सर 8.5 आ रहा होगा। हाँ, 8.5। अब क्या करोगे इसमें? अब क्या सूत्र? m बराबर
8.5 आ गया ना, तो 8th आइटम तो लेंगे, 8th आइटम प्लस 9th आइटम अपॉन 2, उसे 2 से भाग देंगे। तो 8th आइटम प्लस 9th आइटम जो है कौन सा है, उसमें गिन के लाओ सीरीज में। 64 और 60। 63 और 64। 64 और 4 और 60। 60, हाँ। हाँ, तो उनको जोड़ो, 124 124 up to उसे भाग दे दो, 62। 62 आ गया। जो भी आया। 8th और 9th आइटम लेंगे। अब समझ में आ गया होगा आपकी। अब डायरेक्ट सीरीज चलो डायरेक्ट सीरीज भी बता देता हूं। देखिए आपको एग्जाम क्या आएगा, 2 कॉलम बने होंगे, एक कॉलम में x लिखा होगा और एक में f लिखा होगा, बस 2 ही चीज दी गई होंगी। लिख दिया होगा डायरेक्ट सीरीज के द्वारा आप मध्यमान ज्ञात करो। तो x कॉलम में लिखो नीचे फटाफट कुछ नंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। f कॉलम में लिखो 8, 13, 25, 37, 23, 15, 9। ये सवाल बस इतना दिया हुआ होगा आपको, तो लिखा होगा डायरेक्ट सीरीज के द्वारा आप मध्यमान ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा m n + 1/2। अब इसमें ये फॉर्मूला कहाँ फिट करोगे, तो n किसको बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी का योग। जरा फ्रिक्वेंसी को जोड़ लो कितना आ रहा है, तो n निकल आएगा आपका। ठीक है, इसमें एक CF और बनाते हैं, थर्ड कॉलम जो आपको अपनी तरफ से बनाना होगा वो CF होगा। क्लास फ्रिक्वेंसी वो कैसे बनती है, फ्रिक्वेंसी, पहली फ्रिक्वेंसी क्या है, माइक खोल के रखो, पूछूंगा भी मैं इसमें, क्योंकि समझाना आपको, मुझे नहीं समझना। पहली फ्रिक्वेंसी क्या है, 8 है। 8 है ना, यस सर। तो पहली CF के आगे 8 लिख दो। अब ये कैसे चलेंगे, दूसरी फ्रिक्वेंसी क्या है, 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो दूसरा CF आ जाएगा, टेढ़ा करके जोड़ो बस उसको। 21, 21। अब आगे क्या है, 21 आ गया, 21 Yes, में sir. क्या जोड़ेंगे, 25, 25, 21 में 25 जोड़ो, इनको ऐसे जोड़ के लाओ, जो भी है CF आ जाएगा। 46, जोड़ो जोड़ो 46, 46, हाँ, नीचे चलते रहो, पूरा करो इसको लास्ट तक। आपसे एक बार मैं हल करवा लूंगा तो आप भूलेंगे नहीं इसको, ये पूरा जी जंजाल है, पूरा है, बड़ा तामझाम है इसमें। सर 46, 83, 106, 121, 130। 130 Yes, sir. आ गया ना, yes sir. मैं बोल देता हूँ CF 8, 21, 46, 83, 106, 62, 120. 121, 130। अब हम फॉर्मूले में चले जाएंगे। लगाओ फॉर्मूला, n आया हुआ 130 आपका, Yes sir. फॉर्मूला लगाओ, n + 1/2 6.5 are 6.5। तो 6.5 की जो संचयी बारंबारता यानी CF है, तो ये आप 46 और 83। 83 किस CF के अंतर्गत आएगा, मतलब जो आपका 65.5 आ रहा है, ये किस नंबर में आ रहा है CF के अंदर, 46 और 83 के बीच में आ रहा है सर।
हाँ तो इसमें देखो कौन सी CF को हिट करेगा, ये 83 को करेगा। 83 को करेगा इस। हाँ हम्म। और 83 के सामने का जो पद है वो 14 है, 14। यस सर। जो x है ना 83 के सामने वो क्या है, 14। 14 तो 14th m होगा इसका। ओके। m इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी बताइए। सर, इस पेपर का मतलब क्या है? मतलब ये हमारा कहाँ योग में यूज होएगा? देखिए इस पेपर से जब हम पढ़ रहे थे, मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ, हम भी दुखी थे और इसका यूज कहीं नहीं होने वाला कहीं भी। देखिए ये वैसे बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये आपको अगर रिसर्च करनी है, कल PhD करनी है, तो PhD में आपको 2 तरह की PhD होती है, थियोरेटिकल जो आप ग्रंथ या बुक्स के टॉपिक में करेंगे, और एक होती है एक्सपेरिमेंटल। यदि आप ये PhD करने लगे कि प्राणायाम का हमारे मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको जाना पड़ेगा पूरा मशीन में, एक्सपेरिमेंट में, ब्लड सैंपल देने में, ECG में, MRI में, सब करके देखोगे ना। तो वो जो आप करके देखोगे, तो आप एक लोगों पे तो चेक नहीं करोगे, आप 100 या 50, 25, 30 का ग्रुप बनाओगे या हॉस्पिटल में जाओगे कराने, तब इन टेक्निक का यूज पड़ेगा। सारी जो रिसर्च मैथोलॉजी है, आपने सैंपल कैसे इकट्ठा किया, डेटा का कलेक्शन आपने कैसा किया, आप कौन सा मीन निकाल रहे हैं, निचोड़ क्या आया लास्ट में 100 लोगों का, तब ये यूज पड़ेंगे सब। समझे? क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक। अब हम चलते हैं बहुलक पे या मोड। देखिए इसको बोलते हैं जेड। व्यवस्थित अंक सामग्री में जिस प्राप्तांक की आकृति सबसे अधिक होती है, उस प्राप्तांक की दी हुई अंक सामग्री को बहुलक कहते हैं। यानी जो अंक सबसे अधिक बार आया हो वो बहुलक कहलाएगा, यानी मोड। इसकी भी 3 सीरीज होंगी, जैसा मैंने पहले बताया, इंडिविजुअल, डायरेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। कुछ नंबर मैं बोल देता हूँ इंडिविजुअल सीरीज के, 61, 62, 63। देखो धीरे धीरे बोलता हूँ, चलो दोबारा से। 61, 62, 62, 63, 61, 63, 64, 64, 60, 65, 63, 64, 65, 66, 64। अब इसमें क्या करना होगा, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कम से ज्यादा की तरफ बढ़ते हुए। तो इस पूरी सीरीज को कम अंक से ज्यादा अंक की तरफ लिख लो, ठीक करके। हो गया? क्या क्या नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है? 64। हाँ तो ये क्या हो गया, इसका जेड हो गया। जब जेड लिखते हैं तो बाद में क्या लिखते हैं? इल डिफाइंडर, ILLDIFIENDER, डिफाइंडर।
तो 64 अंक 4 बार आया। अगर 63 की आवृत्ति भी 4 बार होती, मान लिया 4 बार ही 63 भी आता सीरीज में और 4 बार ही आता आपका 64, जब ये घटना घटे तब जेड लिखना इल, जो मैंने अभी बोला ना, इल डिफाइंड लर, तब ऐसा होगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो काट देगा। आपने चाहे ठीक निकाला है, बट आपको लास्ट में जेड इक्वल टू इल डिफाइंड लर लिख के ये दोनों चीज लिख देनी है, 63 64। अगर कोई अंक 2 बार इक्वली आता है, क्या लिखना है? सुनाई नहीं दिया। इल डिफाइंड। इल डिफाइंड लर, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, ILL DIFIENDELAR। फिर दूसरी सीरीज आ जाएगी, मैं कुछ नंबर बोल देता हूँ, जैसे एग्जाम में दिया होगा, डायरेक्ट सीरीज दी होगी, एक्स और एफ, आप समझ ही गए एक्स और एफ क्या फ्रीक्वेंसी। एक्स के कॉलम में लिखो 11 से 17 तक, 11 12 13 14 17 तक लिखो। फ्रीक्वेंसी लिखो 8 13 25 37 23 15 9। अब इसमें क्या होगा आपका जेड, ठीक है, डायरेक्ट सीरीज में जिस अंक के सामने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वही 14 वही 37। बहुलक होगा। हाँ 14 37 सबसे 14 ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, यस। तो उसके सामने जो नंबर दिया 14, तो इसमें जेड क्या होगा 14। एक और सीरीज आती है, वो थोड़ी बहुत लंबी है वो, बट मैंने उसका डेटा आपको दे दिया है, आपको देख के समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है, ठीक है ना, आप देख लेना। उसमें टैली मार्क बनाने पड़ते हैं पहले। अगला टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है ये चतुर्थ विचलनशीलता की मापे, प्रसार, चतुर्थांश विचलन तथा प्रमाणिक विचलन। ओके, विचलनशीलता की मापे, देखिए इसको क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। MEASURESOF VARIABILITY, लिख लिया। देखो, सभी की योग्यता व बुद्धि एक समान नहीं होते। मापन द्वारा व्यक्तियों के गुणों या भिन्नता का मूल्यांकन किया जाता है। जो अभी आपने मापन पढ़े ना 4, तो मापन द्वारा व्यक्तियों के गुणों या भिन्नता का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन विचलन के माप द्वारा किया जाता है। इसकी मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। प्रसार विचलन यानी रैंक, ब्रैकेट में इसको कैपिटल R से लिखते हैं। प्रसार विचलन, इसको क्या बोलते हैं, रैंक। नंबर 2 होती है चतुर्थांश विचलन, क्वार्टरली डेविएशन, QUARTILE
डेविएशन, DEVIATATION। नंबर थर्ड होती है मानक या प्रमाणिक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, STANDARD DEVIATION। अब नंबर एक क्या है जो आपके सिलेबस में दिया है, प्रसार विचलन। ये क्या है, ये भी न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए थोड़ा डेटा ले लो। सबसे बड़े व सबसे छोटे मूल्य के अंतर को उसका विस्तार या प्रसार या रेंज कहते हैं। अधिकतम अंक या मान तथा न्यूनतम अंक या मान के अंतर को प्रसार कहते हैं। इसे R से लिखते हैं। इसका क्या सूत्र है, R इक्वल टू, सब कैपिटल है, R इक्वल टू L माइनस S। L क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू यानी अधिकतम अंक, और S क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी न्यूनतम अंक। अब सवाल क्या आएगा, मैं कुछ नंबर बोल देता हूं, लिखो। निम्नलिखित प्राप्तांकों का प्रसार ज्ञात कीजिए। ये सवाल आएगा 3 अंकों का, 21, 35, 38, 26, 27, 28, 30, 32, 24, 19, 22, 30। अब इस सीरीज में आप चेक करो, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 38, सबसे लोएस्ट क्या है, 19, प्रसार इज 19। 38 और 19 होगा ना। 19 हो गया। Yes, sir. तो फॉर्मूला लगाओ, R इक्वल टू L माइनस S, जी सर। 19 आएगा ना। हाईएस्ट है 38, लोएस्ट है 19। 19 हाँ, तो आपका R क्या हुआ, 19 हो गया। 19। अब ये इसमें ही ऐड कर देगा एक सवाल को। ये तो हो गया आपका प्रसार। अब कहेगा प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, सेम सवाल में फॉर्मूला लगाना है, L माइनस S, उसको भाग करना है किस फॉर्मूले से, L प्लस S। L माइनस S डिवाइड बाई L प्लस S, तब ये आपका निकल आएगा। अब है आपका नंबर 2 जो उसमें दिया है, चतुर्थांश विचलन। चतुर्थांश विचलन प्रथम व तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। चतुर्थांश विचलन प्रथम व तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। अर्थात किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या आवृत्ति वितरण में 75% व 25% के बीच की जो आधी दूरी है वो चतुर्थांश विचलन कहलाता चलिए फिर से है। दोबारा बोल दूं, यस सर, फिर से पसंद है। हाँ? यस सर, फिर से रिपीट कर दीजिए, एक बार बता दीजिए। देखिए, चतुर्थांश विचलन प्रथम व तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। अर्थात किसी आवृत्ति वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 75% व 25% के बीच की आधी दूरी होती है, वह चतुर्थांश विचलन कहलाता है। 25% को Q1 लिखते हैं कैपिटल में, और 75% को Q3 लिखते हैं कैपिटल में। क्या फॉर्मूला लगता है,
कैपिटल में QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। ये है आपका डायरेक्ट सीरीज। और कॉन्टिन्यूस का क्या लगेगा? कॉन्टिन्यूस ही पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। कॉन्टिन्यूस थोड़ी टफ है तो वही पूछता है। QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। मैंने ये पूरी टेक्निक दे रखी है, कैसे निकलेगा एक बार आप समझ के देखना। एरो भी लगा रखे हैं तो आपको इक्वली ये जो पीछे आपने सारी टेक्निक पढ़ी ना, इसी में यूज हो जाएंगी सब जो आपने सीखी है, तो इसलिए कठिन नहीं होगा। अब है मानक विचलन। किन्हीं दिए हुए प्राप्तांकों के मध्य किन्हीं दिए हुए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों में मध्यमान का वर्गमूल ही प्रमाणिक विचलन है। दिए हुए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों में मध्यमान का वर्गमूल ही प्रमाणिक विचलन है। इसको किससे लिखते हैं? न्यू से। आधा ना बना दोगे ना हिंदी में, आधा ना बना दो तो न्यू, उससे इसको लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रसामान्य वितरण, प्रसामान्य प्रसंभव्या वक्र का अर्थ। कितना टफ शब्द दिया है। एक भी पागल है सिलेबस बनाने वाले। प्रसामान्य कितना हल्का शब्द देना था। इसको सामान्य वितरण बोलते हैं। लिख लीजिए प्रसामान्य वितरण। इसमें क्या दिया है? प्रसामान्य प्रसंभाविता वक्र, या उसकी विशेषताएं कुछ ऐसा दिया है। यस सर। हाँ जी सर, उसका उसका अर्थ- अर्थ, विशेषताएं और अनुप्रयोग। मनोज जी आज आपको भी बैठा के ही रखेंगे, पूरा तो मैं करके उठूंगा। मेरी कॉल आ गई थी कि उस पे चला आपने गया। तो नाश्ता कर लिया होगा, मैंने अभी नहीं किया। हाँ मैं तो सेंटर में हूँ। चलिए देखिए, इसको प्रसामान्य वितरण को क्या बोलते हैं? इसको सामान्य वितरण भी कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब लिख लीजिए इसको। सामान्य वक्र भी कहते हैं इसको, तो बिल्कुल सिलेबस बनाने वाले को आइडिया नहीं। सामान्य वक्र, नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। अब लिखिए इसमें क्या लिखना है। देखिए सामान्य वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़ों के आधार पर जो वक्र या कर्व बनता है उसे सामान्य वक्र या नॉर्मल कर्व कहते हैं, या प्रसामान्य वितरण कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सामान्य वितरण वह वितरण होता है जिसमें बहुत सारे केसेज किसी स्केल या मापनी के बीच में आते हैं। अगर न्यूमेरिकल ना हो तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि इस यूनिट में से दो ही पूछेगा, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है। लिख लिया? स्केल बीच में आते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की IQ चेक करनी हो या निकाली जाए तो बहुत उम्मीद है कि ज्यादा विद्यार्थियों की IQ 100 से 110 के बीच आए,
और बहुत कम चांस है कि उनकी IQ 70 to 80 के बीच में आए। इस तरह जब हम वितरण डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह के वितरण को सामान्य वितरण कहेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन से जो कर्व बनेगा, जो वक्र बनेगा, उसको हम सामान्य वक्र या प्रसंभाविता वर्ग कहेंगे, वक्र कहेंगे। देखिए, सामान्य वक्र को घंटाकार बेल शेप्ड कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति शेप बेल की शेप की तरह होती है, घंटी। आपने पहाड़ देखे ना, ऐसे ऊपर गए फिर नीचे आ गए। तो ये जो कर्व बन रहा है ना, इसकी इमेज बना देना उधर एग्जाम में। एक लाइन नीचे खींच लेना और ये दिखा देना ऊपर पहाड़ जैसा राउंड में, ठीक है। तो शो कर देना आप पहाड़ बना के। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, पहली विशेषता क्या है? सामान्य वक्र सममित होता है। सममित को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। लिख लिया? अर्थात वक्र का बायां भाग लेफ्ट साइड व दायां भाग राइट साइड के हिस्से बराबर होते हैं। इसके नीचे एक इमेज बना लो, एक लाइन खींचो, लाइन से थोड़ी सी ऊपर एक कर्व बनाओ, ऐसे पहाड़ जैसा। लाइंस को टच ना करे, उसके दोनों एंगल थोड़ा सा ऊपर रखना। बना लिया? बीच में एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच दो, डिवीजन हो गया। 50-50% लिख दो उसमें। ठीक है। नंबर दूसरी विशेषता क्या होती है? सामान्य वक्र एक बहुलिकी को क्या बोलते हैं? यूनिमोडल। UNIMODAL, यूनिमोडल होता है। अर्थात मीन मीडियन मोड ठीक बीचों बीच एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं। फिर एक कर्व बना लो, इसी के नीचे एक लाइन खींचो, कर्व बनाओ, बीच में एक सीधी लाइन खींचो, उस लाइन के नीचे मीन मीडियन मोड लिख दो। कर्व बना लिया, दोनों हिस्से मिलने नहीं चाहिए बेस लाइन से। बीच में एक सीधी लाइन खींच दो, उस लाइन के नीचे लिख दो मीन मीडियन मोड। एक तरफ माइनस लिख दो, एक तरफ प्लस लाइन के, जो बेस लाइन है। नंबर थर्ड क्या विशेषता होती है? सामान्य वक्र अंतःस्पर्शी, यानी एस्मीटोटिक। अंतःस्पर्शी, ASYMPTOTIC, एस्मीटोटिक। दोबारा रिपीट करें, लिख लिया? सामान्य वक्र अंतःस्पर्शी होता है। फिफ्थ, सामान्य वक्र घंटाकार होता है, बेल शेप। उपयोग, क्या उपयोग है? परस्पर व्याप्त दो वितरण की तुलना की जाती है। परीक्षा प्रश्नों, समस्याओं एवं परीक्षणों की कठिनाई का निर्धारण किया जाता है।
परीक्षा, प्रश्नों, समस्या, परीक्षणों की कठिनाई का निर्धारण किया जाता है। सामान्य वक्र द्वारा दिए गए समूह की क्षमता के अनुसार समान रूप से वितरण तथा उप समूहों को अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट, इससे किसी वितरण में प्राप्तांकों की प्रतिशत सीमाओं को निकाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बोलो। नेक्स्ट है सह संबंध। इसकी विशेषताएं तो हो गई ना, विशेषताएं तथा अनुप्रयोग। हाँ, लिखा तो दिया मैंने सारे। ठीक है। सह संबंध का अर्थ सह संबंध गुणांक की गणना, अच्छा, गुणनफल आगुण विधि तथा कोटि अंतर विधि, 2 विधियों की बात हो रही है। ओके। सहसंबंध क्या बोलते? कोरिलेशन। सामान्यतः सहसंबंध का अर्थ दो व्यक्तियों, घटनाओं या तथ्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंध से है। लिख लिया? परंतु सांख्यिकी में इसका अर्थ दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों में संबंध से होता है। जब दो चरों में आपसी संबंध पाया जाता है तब उसे सहसंबंध कहते हैं। अब दिया उसने सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध से लिखिए इसमें सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध से केवल हमें यही ज्ञात होता है कि दो चरों में संबंध धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी निगेटिव या जीरो है या नहीं। परंतु दो चरों में आपसी संबंध की कितनी प्रतिशत मात्रा है यह ज्ञात नहीं होता। इसे ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया जाता है। इसकी मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली जो आपके सिलेबस, वैसे तो तीन है बट आपके सिलेबस में दो दे रखी है तो दो ही लिखो। नंबर एक जो आपके सिलेबस में दी है, गुणनफल आगुण विधि। देखिए, गुणनफल आगुण विधि को क्या बोलते हैं? अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दे रखे हैं तो आप सारे लिख लो, आप जिससे भी पढ़े। प्रोडक्ट मोमेंट विधि, या कार्ल पियर्सन टेक्निक, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा आपको। नंबर दो होती है जो आपके सिलेबस में दी है, कोटि अंतर विधि। इसको भी क्या बोलते हैं? इसके भी बहुत सारे नाम हैं। स्थान क्रम विधि, अनुक्रम विधि या रैंक डिफरेंस टेक्निक, और स्पीयरमैन विधि। तो आपको बुक में जो मिलेगी ना, स्पीयरमैन और कार्ल पियर्सन, इन दोनों के नाम से मिल जाएगी किसी भी बुक में। देखिए, जो गुणनफल आगुण विधि है पहली वाली, इसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया था 1900 ईस्वी में।
इस विधि को अंग्रेजी में स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे पियर्सन यानी R भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला और न्यूमेरिकल करने की टेक्निक आपको इमेज में दे दी गई है। नंबर 2, कोटि अंतर विधि। यह विधि स्पीयरमैन विधि कहलाती है, क्योंकि इसकी खोज चार्ल्स स्पीयरमैन ने की थी। इसके द्वारा दो भिन्न भिन्न गुणों, विषयों, परीक्षणों के परिणाम आदि में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। इसकी भी टेक्निक और इमेज आपको व्हाट्सएप पे दे दी गई। ये आपका 4th यूनिट कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन जितनी मैं कोशिश कर सकता था आपको न्यूमेरिकल बेस भी बताने की, वो मैंने की है। तो आप न्यूमेरिकल भी नॉर्मल आए तो हल कर देना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और टफ लगे तो मत छूना, थ्योरी प्रिपेयर कर लेना। थ्योरी पूछेगा जरूर इसमें से भी, 1 या 2 न्यूमेरिकल पूछेगा। अब अगले संडे हम आपकी 5th यूनिट खत्म कर देंगे। इसमें क्या क्या है मनोज जी, एक बार मोटी मोटी डिटेल देना 5th यूनिट में। इसमें है भविष्य कथन एवं अनुमान, प्रतिगमन समीकरण है तथा भविष्य कथन, मध्यमान की सार्थकता, दो समूह के मध्यमान के अंतर की सार्थकता, और क्रांतिक अनुपात परीक्षण तथा टी परीक्षण, कई वर्ग परीक्षण। यानी 2 एक टॉपिक दिश थ्योरी के हैं और बाकी टॉपिक न्यूमेरिकल के। ठीक है, चलो इसको भी लेते हैं अगले संडे।